हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बायोलॉजी की है ना। कक्षा 11वीं का जो एग्ज़ाम है वो 28 तारीख को होने वाला है। 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है आपका। वार्षिक एनुअल जो एग्जामिनेशन है वो उसकी डेट क्या है? 28 तारीख है। तो 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसमें आपको कवर कराऊंगा जितना भी हो सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। द लिविंग वर्ल्ड है ना आपका जो चैप्टर है फर्स्ट, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो भी है ना महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको लास्ट तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है ना। जितना मैं आपको बताऊंगा उसमें से 101% कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा, जरूर आएगा, है ना। एग्जाम में तो आएगा ना। मैं किताब से पढ़ाऊंगा तो बाकी कहाँ से आएंगे? किताब से आएंगे। तो मैं पूरे एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए अपनी क्लास। ठीक है, बायोलॉजी नाम कह रहे हैं ना आपको सबको। बायोलॉजी दिमाग में आ रहा है। जीव विज्ञान किसका विज्ञान? जीवों का विज्ञान ना। तो जीव विज्ञान क्या होता है? हमारे जीवों का विज्ञान। किसका विज्ञान? हम जीव है ना। तो वही यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बायो और दूसरा होता है लोकस। लोकस से लिया गया शब्द है। आप लॉजिक दिखा है ना, लोकस लिखा मैंने यहाँ पे। तो बायो लोकस, इसका मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, आपका जीवन, है ना। जीवन मेरा जीवन है ना। और इसका मतलब हो गया स्टडी। भाई आप जीवन की भी स्टडी करते हो क्या? करते हो ना। दिस इज माई लाइफ ना। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, सबकी लाइफ है ना। किसकी लाइफ? लाइफ ये है हमारी। बायोलॉजी हमारी ज़िंदगी है। ठीक है, बाकी कुछ और ज़िंदगी नहीं है। कुछ और ज़िंदगी बोलते बोलते ना, तू ही मेरी ज़िंदगी है। तो तू ही मेरी ज़िंदगी नहीं, बायोलॉजी हमारी ज़िंदगी है। आज से दिमाग में बिठा लेना। लाइफ स्टडी, आपके जीवन का अध्ययन करना। क्या बोलेगा? स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल जीवों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं केवल, ना केवल जीवों का अध्ययन ही करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब आपके मन में आएगा कि बायोलॉजी शब्द, ऐसा शब्द किसने दिया था ना। तो जो बायोलॉजी शब्द दिया था वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, लेमार्क और क्रेवियरेनस ने ना। जो बायोलॉजी वर्ड दिया था ना, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम आता है लेमार्क। इसको मार्क लेमार्क। और दूसरा कौन था? दूसरा भाई साहब था आपका ट्रेविरेनस। कौन था? ट्रेविरेनस। इन दोनों ने क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था, लेमार्क। तो इतना बड़ा शब्द दिया ना, दोनों ने मिलकर दिया। मतलब दोनों ने मिलकर शब्द दिया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। अब आप बात करते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है ना। आपको पता है जीव विज्ञान का जनक कौन है? आपने बायोलॉजी ली है ना 11वीं में, तो आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है ना। तो जीव विज्ञान का जो जनक है, बायोलॉजी का जो जनक है, जनक कौन है आपका? अरस्तु है ना, एरिस्टोटल। अरस्तु भाई है ना, अरस्तु। इसको जनक क्यों कहते हैं पता? क्योंकि इन्होंने है ना जीवों को दो भागों में बांटा था। केवल दो भागों में बांटा था। जगत की बात नहीं करते, केवल दो जगत दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। और दो जगत में, मतलब दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था दो भागों में? अरस्तु ने। ठीक है, कौन कौन सा था आपका? वही वही है ना, प्लांटी। और दूसरा कौन सा था आपका? एनिमिलिया। एनिमिलिया ना। तो दो जगत में बांटा था, प्लांटी और एनिमिलिया में, अरस्तु ने। तो इसलिए है ना, अब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बात करेंगे कि जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है ना। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आपको बड़ा ध्यानपूर्वक इसको सोच लेना और समझ लेना, क्योंकि ये प्रश्न बन सकते हैं ना, पूछ सकते हैं। तो आप आपकी सब्जेक्ट बायोलॉजी है, इसका मतलब ये प्रश्न बनना आम बात है ना। देखो यहाँ पे कि जीव विज्ञान की मुख्य रूप से इसकी जो शाखाएं होती है ना, मुख्य रूप से तीन शाखाएं होती हैं। मुख्य तीन शाखाएं। तो देखो मुख्य में दो ही शाखाएं होती है, लेकिन तीसरी शाखा भी आपको बताऊंगा, है ना, अब भी बताऊंगा। तीन शाखाएं होती है। हम बोल रहे हैं दो ही शाखा होती है। हाँ, आपको दो ही मुख्य रूप से दो शाखा होती है, लेकिन तीन शाखा लिखनी है आपको। ठीक है? एक तो होती है आपकी जीव जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं आप? जूलॉजी है ना। तो दूसरी होती है आपकी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटनी। बोलते क्या बोलते हैं? बोटनी। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण शाखा आती है, उसका नाम मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। तीसरी शाखा कौन सी आपकी? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, ये बात आपको तीसरी वाली याद रखना। तीसरी वाली दो ही को याद रखना मुख्य रूप से, तीसरी वाले को छोड़ देगा। माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें। ठीक है, मुख्य रूप से अपन को दो शाखा पढ़नी है, जूलॉजी और बॉटनी, है ना।
अगर बड़ी क्लास में जाओगे 12th के बाद में, तो जूलॉजी और बॉटनी के अलग अलग क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो जूलॉजी की और बॉटनी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, जूलॉजी और बॉटनी। अब बताओ बॉटनी जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत किसका, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल की क्या होती है, स्टडी होती है ना, एनिमल्स, है ना, स्टडी ऑफ एनिमल, है ना। तो एनिमल की स्टडी होती है, तो यहाँ पे किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का ना, जितने भी पादप होते हैं इनका अध्ययन किसके अंतर्गत है, बॉटनी के अंतर्गत। अब इसके भी आपको जनक याद कर लेने हैं ना, जनक महत्वपूर्ण होता है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, जूलॉजी का जनक है ना, इसका जनक भाई आपका अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु ही है। दूसरा आता है बॉटनी का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो इसका जनक कौन हो जाएगा भाई, बताओ बताओ, कौन 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 जानते हैं ये, क्यों, फस्टस 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 है ना, फस्टस दो ही है ना। तो ये थियोफ्रास्टस कौन है आपके, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रास्टस है। आपको इसका याद रखना है, ठीक है। जूलॉजी का एनिमल को जितने में स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसका जो जनक है फादर वो अरस्तु है, और इसका थियोफ्रास्टस याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें बातें क्या करनी है आपको, तो आओ तो बताइए ना इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जीव क्या होता है, हमारा जीव, हम जीव हैं, जीव होता क्या है, ठीक है। तो बताऊंगा मैं जीव क्या होता है, जीव क्या होता है ना। देखो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका जीव ज्ञान की, जो 13 सेक्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जीव क्या होता है। देखो जीव का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर रिस्पिरेशन होता है सब जीव के अंदर, हाँ श्वसन की क्रिया सभी जीवों में होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, हाँ रिप्रोडक्शन मतलब जनन सभी होता है, ग्रोथ करते हैं सभी जीव, हाँ सभी जीव ग्रोथ करते हैं, है ना। देखो सभी क्रिया होती है ना, उपापचय क्रिया होती है ना सभी जीवों के अंदर ना, कैटाबोलिक जो रिएक्शन होती है वो सभी जीवों के अंदर होती है, रासायनिक क्रिया होती है। आप बोलोगे कि इनका सेल स्ट्रक्चर होता है क्या, मतलब कोशिका की संरचना होती है, सेल का संगठन होता है ना। तो सभी जीवों में क्या क्या होता है, आप देखो। अब आपको इसमें कुछ लक्षण सामान्य दिखेंगे जो निर्जीवों में भी हो सकते हैं और सजीवों में नहीं हो सकते, तो कुछ लक्षण आपको विशिष्ट दिखेंगे जो सभी जीवों के अंदर होंगे। तो जीव की परिभाषा लिखेंगे अपन, वो सजीव क्या होता है, तो इसके लक्षण कौन कौन से वो देखें। तो सबसे पहले आता है सामान्य लक्षण। कौन से लक्षण आते हैं, देखो लक्षण की बात करें ना, रिस्पिरेशन हो रहा हो सब कुछ, सामान्य लक्षण हो गया, और कुछ हो गया विशिष्ट लक्षण। जनरल फैक्टर्स की बात करते हैं, सामान्य लक्षण क्या होता है। अब देखो सभी जीवों के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, हाँ होता है, जनन जनन सबके अंदर होता है, सबके अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है ना, सभी के अंदर ग्रोथ होती है, सभी के अंदर क्या होता है, जन्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन किस किसके अंदर होता है भाई, हमने बोल दिया सभी जीवों में होता है, और ग्रोथ किसके अंदर होती है, तो ग्रोथ भी सभी जीवों में होती है। अब देखो इसमें कुछ सामान्य लक्षण दिखेंगे आपको, है ना। जैसे जनन का मतलब होता है कि बच्चे पैदा करना, सीधी बात है ना, जो जीव अपने समान बच्चे पैदा करेंगे, है ना, मनुष्य के बच्चे पैदा करेंगे, कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे पैदा करेंगे, बिल्ली हो तो बिल्ली के बच्चे पैदा करेंगे, शेर हो तो शेर के बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। हाँ, आपको याद रखना शेर हमेशा शेर के बच्चे पैदा करता है, आप शेर नहीं हो ना, कभी मत बोल देना हम शेर बोले, हम शेर के बच्चे हैं भाई, शेर कहाँ से तुम शेर के बच्चे हो गए, तुम तो इंसान के बच्चे हो ना। तो शेर के बच्चे कोई नहीं होता है, सब इंसान के बच्चे हैं। अब देखो जनन रिप्रोडक्शन होता है, वृद्धि होता है, बायोलॉजी की भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। अपने आप में मत बोल देना ना, मैं कोई बोले गधे का बच्चा बुरा लगता है, शेर का बच्चा अच्छा लगता है, शेर का बच्चा कैसे हो सकता है, शेर बच्चा का बनता है ना। अब उसके साथ में शुभमन क्रिया हुई होगी ना, मतलब फर्टिलाइजेशन का, सेक्स रिप्रोडक्शन होता है उनके इसमें ना, तो उसको है ना, सो है ना बात। तो जनन की बात करते हैं और वृद्धि की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये आपके सामान्य लक्षण दिखेंगे। खच्चर देखा होगा आपने, खच्चर के अंदर जनन होता है क्या, नहीं होता है। खच्चर कैसे बढ़ता होता है आपको, एक खच्चर जानते हैं, खच्चर को, खच्चर होता है, माता होती है घोड़ी, घोड़ा है घोड़ी, ठीक है, तो गधा, ये सही होने से क्या बनता है, खच्चर बना। अब इनसे क्या बना, खच्चर बना, पिता ये माता ये, बना खच्चर, इसलिए जन्म करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो खच्चरानी नहीं मिलते ना, खच्चर को जन्म नहीं करेगा, इसका मतलब कौन से लक्षण हो गए आपकी खच्चर के, तो ये सामान्य लक्षण में आ गया, मतलब जन्म नहीं करेगा तो भी जीव तो कहलाएगा ना, मतलब जन्म नहीं करेगा जीव तो कहलाएगा ना, ठीक है। वृद्धि, मान लो आप ना एक दीवार बना रहे हैं, ईंट की वृद्धि कर रहे हैं ना, दीवार की वृद्धि हो रही, आप बोलोगे सर दीवार की भी वृद्धि हो रही है, ग्रोथ कर रही है ना, बोल दिया ना, ये सजीव है। आप बोलोगे सर आप कर रहे हैं ना, मान लो
आपने एक रेत का टीला देखा होगा ना, रेत उड़ उड़ के पूरा ऊपर से ऊपर क्या बन रहा है, रेत का टीला बन रहा है। रेत में वृद्धि हो रही है ना, हो रही ग्रोथ हो रही, लेकिन वो सजीव है क्या, नहीं है। सजीव का मतलब होता है जिसके अंदर कौन सी वृद्धि होनी चाहिए, इंटरनल है ना। तो जिसके अंदर आंतरिक वृद्धि होगी, इंटरनल ग्रोथ होगी, वो आपका जीव कहलाएगा, है ना। और एक्सटर्नल जो वृद्धि होती है वो जीव नहीं कहलाएगा। बातें याद रखनी है ना, सामान्य लक्षण मैंने इसलिए लिखे है कि ये बात हो सकती है, नहीं हो सकती। अब देखो विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं। विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है सभी जीवों के अंदर ये लक्षण होते हैं। आप बोलो रिस्पिरेशन की क्रिया होती है क्या, हाँ? जलन की क्रिया होती है रिस्पिरेशन, आप देखो है ना, रिस्पिरेशन जलन होता है। अब देखो सभी जीवों के अंदर कोशिका का संगठन होता है, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन का मतलब होता है सभी जीवों के अंदर कोशिका, सभी जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और मुख्य रूप से इसके अंदर जीव द्रव्य होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार, है ना। तो सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं ना, सभी के अंदर क्या होता है, कोशिका की संरचना जरूर होगी ना। हमारे जीव की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है ना, मौलिक इकाई कोशिका होती है। इसलिए जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है आपकी बॉडी की, अरे भाई कोशिका होती है ना, सेल होती है ना। तो इसलिए कोशिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जीवों के अंदर, सभी जितने भी जीव होंगे सभी कोशिका होगी तो होगी। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं हो सकती कि बिना कोशिका वाले को निर्जीव मान लो आप, है ना। विषाणु को भी निर्जीव मान लो, विषाणु के है ना। ठीक है, विषाणु को क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई उसके अंदर कोशिका का स्ट्रक्चर नहीं होता, संगठन नहीं होता ना उसमें, इसलिए उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। किसको, विषाणु यानी वायरस को। दूसरा लक्षण आता है आपका संवेदनशीलता। सभी जीवों के अंदर संवेदनशीलता होती है ना। तो वो संवेदनशीलता का मतलब ठीक है, बाह्य बाह्य वातावरण के प्रति अपने आप संवेदनशीलता होती है प्रत्येक प्राणी के अंदर, है ना। इससे अनुकूलता, अनुकूलन होती है ना। जिस भी अनुकूलन में होता बॉडी अपने आप उसके प्रति हो जाती है। आप रिस्पिरेशन करते हो ना, श्वसन की क्रिया करते हैं इसमें देखो, तो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है, रिस्पिरेशन होता है सबके अंदर, है ना, रिस्पिरेशन होता है ना। अब देखो श्वसन की क्रिया होती है बहुत सारे, है ना। बाह्य वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूल करते हैं, बॉडी को संवेदनशीलता सभी चीजें होगी। और तीसरा महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षण कौन सा होगा, आप बताइए। उपापचय, है ना, उपापचय। सभी जीवों के अंदर उपापचय क्रिया होती है ना। ये रासायनिक पदार्थ से मिल, हमारे बॉडी के अंदर रासायनिक पदार्थ होते, हमारा शरीर रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ये बात याद रखनी है आपको, है ना। बॉडी के अंदर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, हमारे जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे सभी, है ना, जो हमारे सभी जो क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा होती है ना, इसका जो सभी नियंत्रण करता है वो रासायनिक तत्व करते हैं। ठीक है, जितने भी केमिकल्स जो एलिमेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, आपके अंदर जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं इनका कंट्रोल करने का काम करते हैं रासायनिक पदार्थ। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसी के आधार पर अपन देखेंगे एक और महत्वपूर्ण बात आती है इसमें, वर्गीकरण वाला था ना, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब जीवों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया। देखो इसमें एक दो पद्धतियां आती है ना, एक नाम पद्धति, देखो इसमें नाम देने के लिए दो पद्धतियां बनाई हैं। एक तो ICZN, एक ICDN। इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है ना। इसके आधार पर क्या है, सभी जंतुओं का नामकरण किया जाता है, और इसके आधार पर सभी, इसका अध्ययन किया जाता है, इसके आधार पर सभी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है ना। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यार इसका पूरा पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, है ना, यहाँ पे खाली बॉटनिकल हो जाएगा। ठीक है, बॉटनिकल। ये बातें आपके इसके पूरे, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म हो सकता है याद रखना आपको ना, ICDN और जेड, ICZN और ICDN की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। ठीक है, अब आता है द्विव नाम पद्धति, किसने दी है ना। अब देखो नामकरण के आधार पर, है ना, इसका क्लासिफिकेशन क्या, द्विव नाम पद्धति किसने दी थी। देखो द्विव नाम पद्धति, दो नाम की जो पद्धति दी थी वो किसने दी थी, आपके भाई साहब जी ने दी थी, एरोलस लीनियस, है ना। लीनियस बहुत जेनियस था और उसने दी नाम पद्धति दी थी, किसने दी थी,
लीनियस बहुत जीनियस था और उसने दीनाम पद्धति दी थी, याद रखोगे ना, जीनियस आदमी था ना एकदम। इन्होंने दीनाम पद्धति दी थी। भाई होता क्या दीनाम पद्धति, हाँ हमको पता नहीं है ना दीनाम पद्धति क्या होता है। तो दीनाम पद्धति का मतलब होता है कि हमारा नाम कुछ भी हो लेकिन पूरे विश्व में केवल एक ही नाम से पहचाना जाना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, हर लोग उसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं, उसका वास्तविक नाम एक ही होना चाहिए। जैसे आप जानते हो ना, आम का आम जानते हो, हर देश में है ना, कोई मैंगो बोलता है, कोई आम बोलता है, कोई केरी बोलता है, जो भी बोलता है ना। बाकी विदेश वाले पहचानते हैं केरी क्या होती है, ये हमको पता है नहीं केरी क्या होती है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड वाले आ गया, भाई क्या केरी केरी खा रहे हैं ना, केरी मैंगो, हाँ मैंगो जानते हैं ना। इसलिए उन्होंने सभी दुनिया वाले उसको एक ही नाम से पहचाने, इसलिए उन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति दी। और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उन्होंने बताया कि दो नाम दिए जाएंगे, द्विनाम, है ना। कौन सा, एक तो रहेगा उनका वंश का नाम रहेगा और दूसरा रहेगा उनकी जाति का नाम, ठीक है। और उसके बाद में जो भी वैज्ञानिक उसका नामकरण करेगा उसका लिख देगा नाम। अब देखो द्विनाम पद्धति के इस प्रकार से देखेंगे, किसकी देखते हैं अपन, मैंजिफेरा इंडिका, ये आता है। देखो इस प्रकार से क्या होते हैं, इसके नाम रहते हैं, कौन सा नाम द्विनाम पद्धति है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंजिफेरा इंडिका है ना। तो इसमें सबसे पहले बात हिंदी में जब लिखो है ना, इसमें बात याद रखनी है कि इसके नीचे आपको जब आप हाथ की तरह हैंड की तरह लिखते हैं ना, तो इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। देखो यहाँ पे कभी कभी इस प्रकार से लिखा रहता है ना, लीना, मतलब क्या होता है, ये है ना वैज्ञानिक का नाम होता है। जैसे लीनियस का नाम है ना, मैंजिफेरा इंडिका नाम की लीनियस ने दिया था, तो इसके आगे आपको नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है। और अगर आप इसको ना कंप्यूटर की भाषा में लिखते हैं तो इसको आप कैसे करते हैं, इटालिक करते हैं ना। इटालिक का मतलब टेढ़े टेढ़े कर देते हैं ना नाम से। इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखना है, देखो मनोहर, ये हो गया कंप्यूटर की भाषा। और सीधा लिखो मनोहर, ये मेरे हाथ और मैंने रहेगा अंडरलाइन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इटालिक का मतलब होता है टेढ़े टेढ़े दिखते हैं ना कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। और अपने हाथ की तरह लिखते समय आपको नीचे अंडरलाइन जरूर लिखनी है ना। किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो ना, नीचे अंडरलाइन जरूर करना है, करनी जरूर है ना। अब दूसरा आता है होमो सेपियंस, किसका नाम वैज्ञानिक नाम बोलो, ये किसका है, ये आम का है ना। अब दुनिया वाले जो भी जाने ना आम को किस नाम से पहचान देंगे, मैंजिफेरा इंडिका का। इंग्लैंड वाले बोलेंगे दिस इज मैंजिफेरा इंडिका, इंडिया वाले बोलेंगे ये हमारा मैंजिफेरा इंडिका है। चाइना वाले बोलेंगे, चाइना वाले क्या बोलते हैं ना, जो बोलते हैं शू शू बोलते हैं ना, वो पता नहीं, पर मैंजिफेरा इंडिका मतलब सब पूरा ना। अमेरिका वाले बोले साइड कहीं से भी आ जाए ना बोले, अफ्रीका वाले बोले, सब मैंजिफेरा इंडिका मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो होमो सेपियंस हमारा भी एक नाम होता है, वो होमो सेपियंस। मैंजिफेरा इंडिका भी वंश क्या हो गया, मैंजिफेरा इंडिका जाति हो गई इसकी। होमो सेपियंस, होमो मेरा वंश है, सेपियंस मेरी जाति है, नाम मेरा मनोहर है, ठीक है। तो मेरी जाति क्या है, मेरी जाति कौन सी, सेपियंस है ना, आई एम सेपियंस, है ना। आई एम सेपियंस, मेरी स्पीशीज क्या है, सेपियंस है, ठीक है। मैं मानव हूँ और मेरी स्पीशीज सेपियंस है। आपको याद रखना हमारा वंश क्या है, हम होमो वंश से हैं और सेपियंस हमारी जाति है। ये आगे मस्का डोमेस्टिका देखी होगी ना, घरेलू मक्खी होती है आपके घर में, है ना। तो घरेलू मक्खी का भी वैज्ञानिक नाम है ना, इंग्लैंड वाले भी जानेंगे कि मस्का डोमेस्टिका आई है ना यहाँ पर, ठीक है। तो मस्का डोमेस्टिका है। अब देखो राना टिग्रीना जानते हो ना, मेढक, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अरे भाई रानो, तुम्हारा टिग्रीना क्या बन गया, मेढक बन गया है ना, तुम्हारी कास्ट को ले गया इसमें। मेढक, मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कौन सा होता है, राना टिग्रीना होता है। याद रखना राना टिग्रीना है ना, कौन से वाले राना, ये वाला राना मेढक है ना। तो राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है, आपका मेढक का नाम है। उसके बाद में देखो, हाँ आप जानते हो ना गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टीटिकम है ना, टीटिकम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम, गेहूं का। और ऐसा सटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम है चावल का, ठीक है। आपको इस वैज्ञानिक नाम में याद रखनी है। तो कभी कभी देखो इसमें क्या होता है, देखो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं ना, इसमें अंडरलाइन करना जरूरी होता है ना। आप हाथ के द्वारा लिखोगे इस प्रकार, अंडरलाइन करना जरूरी है ना। कभी कभी प्रश्न आता है मैंजिफेरा इंडिका और सीधा लिख के देता है, इसमें से कौन सा सही है, टेढ़ा वाला सही है कि सीधा वाला सही है, टेढ़ा वाला सही रहता है, ठीक है, इटालिक वाला। हाँ अब देखो रहना ठीक है ना। अब आता है एक और वैज्ञानिक नाम आता है ना, जब जानते हो ना किंग कोबरा, किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नाजा, नाजा है ना, नाजा आजा, किंग कोबरा होता है ना। आप देखो ये आगे किंग कोबरा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अब देखो ये अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाता है ना, दोनों वर्ड होते हैं नाजा, नाजा। वंश वाला जो नाम होता है ना, वंश का मतलब क्या होता है, जीनस होता है, किसका जीनस है हमारी, ये होती है तुम्हारी जाति होती, ठीक है। तो इस जब है ना अंग्रेजी में नाम लिखते हैं तो सबसे पहला वाला अक्षर कौन सा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाद वाला
स्मॉल होना चाहिए, बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये होगी आपकी नामकरण की पद्धति। ठीक है, अब द्विनाम पद्धति हो गया। ठीक है, उसके जो वैज्ञानिक नाम को आपको याद कर लेना है, ICBN और ICZN, ये भी याद कर लेना। इसमें से और केरोलस लीनियस भी, केरोलस लीनियस होता है ना, द्विनाम पद्धति किसने दी थी, केरोलस लीनियस ने दी थी, वो भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, और बाकी और क्या क्या पढ़ना है आपको बता। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता आपका मतलब समझ में आना है ना, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों जीव पाए जाते हैं ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन सभी जीवों की जातियों का एक समूह में पाया जाना जैव विविधता कहलाएगा। कहाँ पर, किसी विशेष स्थान पर। सीधी बात है ना। देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब, देखो यहाँ पे जैव विविधता की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे, जैव विविधता। अरे विविधता, विविधताएं, किसकी विविधताएं, जीवों की विविधता ही पाई जाती है ना, सीधी बात है ना, विविधताएं। अब देखो यहाँ पे कुआ है, यहाँ पे बहुत सारा बड़ा जंगल है। ठीक है, इस कुएं के अंदर मेढक मिल जाएगा आपको, रंगा टिड्डियाँ है, मछली है, और छोटे छोटे और भी जीव हैं। ये सभी अलग अलग स्पीशीज के जीव होते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर, एक स्थान क्या कुआं है, इस विशेष स्थान पर अलग अलग प्रजातियों के समूह का पाया जाना जैव विविधता कहलाएगा। देखो विशेष स्थान देखो, छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, और बहुत सारे पेड़ हैं, पक्षी हैं, और इसके बाद में क्या है, बहुत सारे जानवर हैं। इस जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं ना, इन सभी जीवों की जो जातियाँ होती है, तो किसी विशेष स्थान पर सभी जातियों की जो समूह होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। ठीक है, सीधी बात है ना। मतलब किसी विशेष स्थान पर सभी जातियों, विभिन्न जातियों के समूह का पाया जाना क्या कहलाएगा, जैव विविधता कहलाएगा। ठीक है, बात में याद रखना जैव विविधता क्या होता है। नेक्स्ट एक और बात याद रखनी है कि जो जीवों का वर्गीकरण किया था ना, वर्गीकरण के जनक किसको कहा जाता है, तो ये भी लीनियस याद रखना ना। जो कार्ल लीनियस है, पॉल लीनियस है ना, पॉल लीनियस को वर्गीकरण का जनक भी है ना। केरोलस लीनियस और पॉल लीनियस दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो केरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, टेक्सोनॉमी का फादर। अरे लिख लो बाबा, अरे ये नोट है ना, अगर वो टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का जनक कौन है, कौन है आपका, लीनियस है। कौन है, लीनियस। बुक का नाम क्या था, शब्द कहाँ से लिया गया ना, सिस्टेमा नेचुरी, इसकी बुक थी, वहां से इस शब्द को लिया गया ना, सिस्टेमा नेचुरी से शब्द को लिया गया, सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, अब आता है टेक्सोन। टेक्सोन वाला प्रश्न पूछता था ना, टेक्सोन क्या होता है। अब देखो ये बातें आपको नोट कर लेंगे। टेक्सोन आता है, इसको बोलते हैं वर्गीकी सवर्ग। देखो है ना, वर्ग की सवर्ग के अंतर्गत है ना अलग अलग प्रकार के वर्ग बनाए गए, जिससे सबसे छोटा वर्ग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उन वर्गों से मिलकर वो बड़ा वर्ग बना, जैसे करके है ना। आपके एक सिस्टम रूप से ना इसका क्लासिफिकेशन किया गया। क्यों किया गया, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जीवों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि सभी लाखों जीवों का अध्ययन एक साथ करना असंभव है। तो उनको एक सिस्टम के रूप में ना, स्टेप बाय स्टेप सभी का अध्ययन किया जाता है ना, इसलिए है ना वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, जीवों का वर्गीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखो इसमें कुछ बातें बताऊंगा आपको कि वर्गीय की सवर्ग के अंदर एक टेक्सा शब्द आता है। टेक्सा का मतलब क्या होता है, टेक्सोन बन जाता है। टेक्सोन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग की सवर्ग का जो पद होता है, उस पद को अपन क्या कहेंगे, उस पद को क्या कहते हैं, पद को टेक्सोन कहते हैं। टेक्सोन कहते हैं। पद कौन सा होता है, देखो पद कौन सा होता है, जैसे जाति है, जाति एक पद है। जाति से क्या बनता है आपका, जाति के बाद में कौन सा आता है, जाति के बाद में वंश आता है। देखो स्पीशीज है ना, इसको बोलते हैं जाति, बोलते हैं ना। जाति के बाद में क्या आता है, वंश आता है। वंश है ना, वंश के बाद क्या आता है आपका, कुल आता है। वंश के बाद क्या आता है, कुल आता है। तो कुल के बाद में आता है आपका गण। ठीक है, देखो देखो कुल, गण, वर्ग, संघ, और लास्ट में क्या आ गया आपका, किंगडम। किंगडम, किंगडम में क्या बोलेंगे, जेकब। तो वर्गीय की सवर्गीय की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो वर्गीय की सवर्गीय की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, जगत होती है। ठीक है,
जातियों के समूह मिलकर वंश बनाते हैं, वंश के समूह मिलकर कुल बनाते हैं, कुल के गण गण के वर्ग वर्ग के संघ संघ से बनता है किंगडम। ठीक है। स्पीशीज के जो समूह होते हैं, जिनस बनाते हैं, जिनस क्या बनाते हैं, फूल है ना, फैमिली बनाते हैं, फैमिली के ऑर्डर, ऑर्डर से क्या बनता है आपका क्लास, क्लास से बनता है फाइलम, है ना, फाइलम या डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद में किंगडम बनता है लास्ट में। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और ये क्या क्या होता है ना जाति, जैसे जाति क्या होगी, मनुष्य अपनी जाति कौन सी है, सेपियंस। ठीक है। वंश कौन सा है, होमो। होमो हमारा वंश है। अब होमो वंश के अंदर जातियाँ वो एक से अधिक जातियाँ हो सकती हैं। ठीक है। एक कुल के अंदर बहुत सारे वंश हो सकते हैं, एक से अधिक वंश हो सकते हैं। एक गण के अंदर बहुत सारे कुल हो सकते हैं, एक वर्ग के अंदर बहुत गण हो सकते हैं, बहुत सारे। एक संघ में बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं, और एक जगत के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आपके संघ हो सकते हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है ना, छोटी इकाई क्या हो जाएगी आपकी जाति, और सबसे बड़ी जगत हो जाएगी। ठीक है। जैसे सबसे बड़े जगत कौन कौन से, दो जगत है ना महत्वपूर्ण, कौन कौन से, पादप जगत और एक कौन सा जगत है, जंतु जगत, दो ही जगत है। ठीक है। सबसे बड़े जगत की बात करें ना, वैसे विशेष जैसे किंगडम की बात करें ना, तो दी जगत पद्धति किसने दी थी, आप देखो इसमें कुछ और बड़ा आपको याद करना है। जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप, है ना, क्लासिफिकेशन अगला जो चैप्टर है उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो जो है ना ये जगत, दो जगत किस, एक तो प्लांट, प्लांट किंगडम, और दूसरा कौन सा दिया था आपका, एनिमल किंगडम। तो ये किसने दिया था, ये भी आपको याद रखना, किसने दिया था, ग्लेवियस ने दिया था ना। तो आगे हम पढ़ेंगे पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, आर एस वीटेकर ने दिया था ना, आर एस वीटेकर वाला। तो इस बातें थी आपको महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। तो उसके बाद में इसमें क्या आएगा, इसके क्रम को याद रखना है, और इसके बाद में वैज्ञानिक नाम को भी याद रखना है, और इसके क्रम को भी याद रखना है। और उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, वर्ग की सहायता साधन आते हैं। कौन से आते हैं चैप्टर के अंदर, वर्ग की सहायता साधन आते हैं। ठीक है। क्या था, वर्ग की सहायता साधन आते हैं। कौन कौन से वर्ग की सहायता साधन, देखो इसमें से भी एक प्रश्न कभी कभी बनता है ना, वर्ग की सहायता साधन के बारे में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हर्बेरियम की बात करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हर्बेरियम होता है। आपको याद रखना है ना, हर्बेरियम 100% बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये परीक्षा में आने लायक है। हर्बेरियम, हर्बेरियम, देखो हर्बेरियम क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता। देखो हर्बेरियम शीट है ना, कभी कभी आप बनाते भी होंगे ना, तो जैसे हर्बेरियम शीट का वर्क देते हैं, अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको हर्बेरियम शीट बनाने के लिए बोलेगा। हर्बेरियम एक प्रकार का जो कागज़ के ऊपर क्या है, कागज़ के ऊपर एक जो प्लांट होता है उसको दबा के सुखा कर, है ना, उसके ऊपर चिपकाया जाता है कागज़ के ऊपर, है ना। देखो एक आपने कोई छोटा सा एक प्लांट उखाड़ लिया ना, प्लांट को आपने, प्लांट लाए और उस प्लांट को आपने दबा के रख दिया ना, जैसे कोई प्लांट है उसको दबा के रख दिया इस प्रकार से, ये प्लांट है मान लो, इसको दबा के रख दिया इस प्रकार से किसी के अंदर, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, उसकी पत्तियां व्यवस्थित रूप से क्या हो जाएगी, एक प्रकार की चिपक जाएगी ना, मतलब क्या हो जाएगी, चिमट जाएगी। और इसके बाद वो सूख जाता है ना, सूखने के बाद में एक सीट आती है, उस सीट के ऊपर उसको गूंद के द्वारा या किसी के द्वारा उसको चिपकाया जाता है ना। तो जैसे हाइड्रोजन एक प्रकार की ऐसी सीट होती है। एक प्लांट है ना, आपने जो सुखाया था उसको यहाँ पर, जैसे कोई प्लांट था ना, आपने इस प्लांट को यहाँ पे क्या लगा दिया, चिपका दिया। ठीक है। ये प्लांट को चिपका दिया यहाँ पर, मतलब आप है ना सुखाया हुआ प्लांट होता है ना, वास्तविक प्लांट होता है छोटा सा होता है ना, उसको ला के सुखा लेते हैं, दबा के सुखाते हैं, तो आप उसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लेबल लगी रहती है ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की लेबल है, साइड में कहीं पर लेबल लगा लेते हैं, और उसके अंदर तो उसका पूरा वर्गीकरण इसका पूरा बायोडाटा होता है, नाम लेता है किसका, किसने इसको इकट्ठा किया ना, जो इकट्ठा करता है उसका भी नाम लिखता है ना, जैसे मैंने इसको मतलब कहाँ से सुना, कहाँ से लाया है ना, इसका कौन सा वर्ग है, इसका कौन सा फूल है, किस वंश का है, ये पूरा एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हाइबेरियन सीट होगी। ठीक है, सीधी भाषा है कि हाइबेरियन सीट क्या होती है, आप समझ में गए होंगे ना। उसके बाद में सेकंड जो वर्ग की सहायता साधन आता है वो कौन, हाँ देखो देखो जो हर्बेरियम होता है ना, उसमें जो प्लांट को है ना सुखा के सिखाया जाता है। लेकिन एक दूसरा आता है बोटनिकल गार्डन्स आता है ना, उसके अंदर देखना बोट वनस्पति विज्ञान सब जानते हैं ना, दूसरा प्रकार है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बोटनिकल। तो बोटनिकल गार्डन के अंदर क्या होता है, इसमें है ना अलग अलग जगह से जो महत्वपूर्ण जो प्लांट्स होते हैं उनको सुना जाता है और उनको वहाँ पे उगाया जाता है। क्या करते हैं, उनको उगाते हैं और उनके ऊपर एक लेबल लगाते हैं कि मतलब जैसे पूरा एक क्या होता है, पूरे प्लांट उगाते हैं ना, एक जैसे कोई उद्यान है उसके अंदर से प्लांट उगाया, तो उस प्लांट का अलग अलग क्या कर दिया, नाम लिख दिया, ये प्लांट वो है, उसका नाम ये है, इसका नाम वो है, फलाना ढिकना जो भी है ना, तो वो लिखते हैं इसमें। तो ये नाम है ना, इसके अंदर जो वनस्पति होती है वो कैसी रहती है, जीवित रहती है ना,
मतलब वो जैसे उगाया जाता है उसको, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है, मतलब किसी के सुरक्षा के अंतर है ना, कोई वहाँ पे उसकी सुरक्षा करता है, तो किसी की निगरानी में उनको उगाया जाता है। वो वनस्पति विज्ञान आ गया, बोटनिकल गार्डन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका संग्रहालय, म्यूजियम। देखो म्यूजियम क्या होता है, ये दूसरा क्या था, म्यूजियम आता है। क्या था, म्यूजियम। इसको बोलते हैं संग्रहालय, संग्रहालय, म्यूजियम। अब तो संग्रहालय के अंदर क्या होता है, इस संग्रहालय में किसको रखा जाता है ना, तो संग्रहालय के अंदर आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे लैब होते हैं ना, कॉलेज के लैब होते हैं, उसके अंदर म्यूजियम होता है। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। वहाँ पे आप है ना वनस्पति के जो जीवित प्लांट्स हैं उनको ला के रखते हैं, ठीक है। जीवित नहीं होते ना वो, मतलब क्या होते हैं, उनको किसी मतलब किसी विशेष प्रकार के द्रव्य के अंदर रखते हैं। और बहुत सारे जो मृत बॉडी होते हैं ना, उनका शरीर ला के मतलब किसी विशेष प्रकार के द्रव्य में रखते हैं ना, बिगड़े नहीं इस प्रकार से। इसे क्या क्या रखते हैं, म्यूजियम संग्रहालय आप देख सकते हैं ना, कॉलेज के अंदर आपने देखा होगा ना, इस प्रकार का जार होता है। इस जार के अंदर है ना, अंदर क्या करते हैं, जीव को रखा जाता है ना, मतलब जो मरा हुआ जीव उसको रखा जाता है इसमें ना। तो उसके ऊपर पूरा उसका नाम होता है ना। हो सकता है अभी प्लांट भी हो सकता है, तो इसके अंदर विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसके द्वारा ये बिगड़ता नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, जैसे कॉलेज है ना, जैसे कॉलेज है ना, उसके बाद में स्कूल है, विद्यालय है ना, तो इन सब के अंदर ये म्यूजियम लगा रहता है, ठीक है। म्यूजियम जो लैब होता है ना, लैब जिसके अंदर जैसे बॉटनी का है तो वहाँ पे सभी प्रकार के है ना वनस्पतियों को ला के रखते हैं। जैसे फिर जूलॉजी का है तो सभी प्रकार के एनिमल्स की बॉडियाँ ला के रखते हैं वहाँ पे ना, छोटे छोटे जितने भी जीव हैं तो मरे हुए जीव को ला के रखते हैं ना। तो ये बातें होती है आपकी म्यूजियम में आएगी। तो लास्ट इसके अंदर दे रखा है वो आपका प्राणी उपवन होता है। अब प्राणी उपवन का देखो, प्राणी उपवन में क्या होता है, म्यूजियम के बाद में आता है प्राणी उपवन। प्राणी उपवन के अंतर्गत क्या करते हैं, पूरा उद्यान होता है और किसी की सुरक्षा के अंतर्गत यहाँ पे क्या होते हैं, जीवित जितने भी अलग अलग प्रकार के चिड़ियाघर बोलते हैं ना, इसको चिड़ियाघर भी बोलते हैं। आप देखने जाते हो चिड़ियाघर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी जीवों को इसकी मतलब सुरक्षा के अंतर्गत उसको वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, प्राणी उपवन चिड़ियाघर हो गया, ठीक है। आपने चिड़ियाघर देखा होगा कभी है ना, वहाँ पे आप चिड़ियाघर देखने जाना कभी कभी, तो वहाँ पे आपको सभी प्रकार के जीव देखने को मिल जाएंगे, तो वो हो गया चिड़ियाघर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है पूंजी अथवा शादी वाला, लास्ट वाला। देखो पूंजी और शादी वाला है ना, इसमें क्या होते हैं जो मतलब अलग अलग, जैसे अलग अलग जीवों को अलग अलग जगह रखा जाता है ना। जैसे मतलब उनके कुछ विशेष लक्षण कुछ मिलते जुलते हो ना, उनको एक साथ में रखते हैं। और उनके कुछ लक्षण असामान्यता के आधार पर उनको अलग अलग रखते हैं, समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि आपका पूंजी और शादी लास्ट में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर इस प्रकार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है लास्ट तक इसको जरूर देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, एक लाइक तो बनता है ना। पूरे पूरे चैप्टर को भी खत्म हो गया ना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके कुछ तो इस चैप्टर में कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आज का है इस चैप्टर का, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। और बताया था ना जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आपको बताया। प्रमुख शाखाएं बताइए, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बता दिए। इसमें इसके बाद में अगला प्रश्न है, टेक्सोनोमी जनक, टेक्सोनोमी के जनक कौन है। टेक्सोनोमी का जनक मतलब कौन है, बता। टेक्सोनोमी का जनक कौन है, अरे टेक्सोनोमी है ना वर्गीकरण का जनक, इसने क्या वर्गीकरण। और आज का लास्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक
नाम। तो आज के 5 प्रश्न आपके लिए हैं।